लेट्स माइक, हिस्ट्री को जानो। हिस्ट्री की खासियत है कि वो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, वो ग्रे शेड्स में होती है। साल 1576 में एक दोपहर को जब हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तब मुगल और राजपूतों की सेना आमने सामने थी। दोनों ही तरफ हिंदुस्तान के सबसे जाबाज योद्धा खड़े थे। एक तरफ थे महाराणा प्रताप, जिन्हें स्वाभिमान और आजादी का प्रतीक माना जाता है, और दूसरी तरफ कोई मुगल नहीं था बल्कि एक और राजपूत खड़े थे, मिर्जा राजा मान सिंह। यानी कि ऊपर से लड़ाई भले ही मुगल वर्सेस राजपूत थी, लेकिन मैदान में दो राजपूत ही आपस में लड़ रहे थे। सोचिए, इतिहास की उस रोंगटे खड़े कर देने वाली घड़ी में मान सिंह के दिल में चल क्या रहा होगा। एक राजपूत राजा दूसरे राजपूत के खिलाफ मुगलों की तलवार बनकर क्यों खड़ा था? क्या मान सिंह सिर्फ एक गद्दार थे, जैसा कि अक्सर लोक कथाओं और चारणों के गीतों में कहा जाता है, या फिर वो एक विजनरी डिप्लोमेट थे जिन्होंने तलवार के जोर पर धर्म और संस्कृति को बचाने का एक अलग लेकिन प्रैक्टिकल रास्ता चुना? आज हम आमेर के उन्हीं राजा की कहानी को गहराई से समझेंगे जिन्हें अकबर अपनी फर्जंद यानी बेटा कहता था, जो अगर ना होता तो शायद अकबर का राज काबुल से लेकर बंगाल तक ना हो पाता, जिसने अपनी ताकत का इस्तेमाल सिर्फ सल्तनत को फैलाने में नहीं किया बल्कि मंदिरों को बनाने और उनको बचाने में भी किया। तो पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, यूपीएससी आज भी इंडिया के सबसे टफ एग्जाम्स में से एक है। हर साल 10 लाख लोग इस एग्जाम के लिए अपीयर होते हैं या फॉर्म भरते हैं। अब यूपीएससी के लिए पढ़ते तो सब हैं, पर प्रीलिम्स वही निकालते हैं जो सही टाइम पर खुद को टेस्ट करते हैं। और सेल्फ टेस्टिंग का वो फॉर्मूला हमने एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर महीनों की मेहनत के बाद तैयार किया है, वो भी सिर्फ आपके लिए। हिस्ट्री कनेक्ट की यूपीएससी टेस्ट सीरीज को हमने इसी पर्पस से डिजाइन किया है कि आपका प्रोकास्टिनेशन खत्म हो जाए, टाल मटोल वाली बातें ना रह जाएं। एक प्रॉपर टाइम बाउंड शेड्यूल के साथ आपको 15 टेस्ट मिलेंगे जो पूरे सिलेबस को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करेंगे। इसमें सिर्फ आंसर नहीं होंगे बल्कि इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन मिलेगी आपको, जो आपको यूपीएससी माइंडसेट में ट्रेन करेगी। आपको पता है कि मैं अपने कंटेंट की क्वालिटी से कभी भी समझौता नहीं करता हूं, और वही सीरियसनेस आपको इन टेस्ट पेपर्स में भी दिखेगी। अगर आप इस साल के प्रीलिम्स को लेकर सीरियस हैं और एग्जाम देना चाहते हैं, तो इस टेस्ट सीरीज को मिस करना एक बड़ी गलती हो सकती है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट्स में मिल जाएगा, वहां जाकर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए और अभी तुरंत चेकआउट कीजिए। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। राजा मान सिंह आमेर में 21 दिसंबर 1550 को जन्मे। ये कछवाहा वंश के राजपूत थे। जिस दौर में वो पैदा हुए, उस दौर में मुगल अपनी सीमाओं को बढ़ा रहे थे। मेवाड़ और मारवाड़ जैसे बड़े एम्पायर अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। कछवाहा डायनेस्टी का भी फ्यूचर श्योर नहीं था, क्योंकि दिल्ली और पड़ोसी राज्यों से लगातार हमले हो रहे थे। मान सिंह के पिता राजा भगवंत दास और उनके दादा राजा भारमल ने इस टाइम पर एक ऐसा डिसीजन लिया जिसने न केवल आमेर बल्कि पूरे राजपूताना की ज्योग्राफी को बदल दिया। 1562 में भारमल ने अकबर के साथ गठबंधन किया और अपनी बेटी की शादी अकबर से करा दी। अब कई लोग कहते हैं कि ये एक कायरो वाला सरेंडर था, लेकिन क्या सचमुच ऐसा था? इतिहासकार रीमा हुजा अपनी किताब द एम्परर्स जनरल में इस बात पर जोर देती हैं कि आमेर के कछवाहा राजाओं को पता था कि मुगलों के साथ सीधा और बेनतीजा टकराव सिर्फ और सिर्फ विनाश यानी डिस्ट्रक्शन लाएगा। इसीलिए उन्होंने सिम्बायोसिस यानी आपसी सहयोग का रास्ता चुना। ऐसा इसलिए ताकि अपने राज्य की स्वायत्तता और प्रजा की जान को बचाया जा सके। इस शादी के दौरान ही सिर्फ 12 साल की उम्र में मान सिंह को अकबर की सेवा में भेज दिया गया। इस तरह मान सिंह बहुत छोटी उम्र में मुगल कैंप में रहते हुए मुगल युद्ध कौशल, तोपखाना और एडमिनिस्ट्रेशन की बारीकियों को सीख रहे थे। लेकिन अपनी रगों में दौड़ने वाली राजपूत वीरता को उन्होंने कभी भी कम नहीं होने दिया। क्या उस टाइम पर कोई और राजा ये सोच सकता था कि वो एम्पायर के भीतर रह के साम्राज्य की दिशा बदल देगा? मान सिंह की ट्रेनिंग किसी आम राजकुमार के जैसी नहीं थी। उन्हें एक ग्लोबल लीडर की तरह तैयार किया जा रहा था। उन्हें अकबर की सरपरस्ती में उस समय सबसे मुश्किल मिलिट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव और एजुकेशन मिली। उन्होंने न केवल घुड़सवारी और तलवारबाजी सीखी, बल्कि उनको ट्रेनिंग दी गई कई अलग अलग भाषाएं बोलने वाली मल्टी कल्चरल फौज को संभालने की। साल 1569 में उन्होंने अपनी काबिलियत को साबित भी किया। रणथंभौर के किले को जब उनकी सेना ने घेर लिया, तब मान सिंह ने राव सुरजनहाड़ा को ट्रीटी करने के लिए मनाया। इसके बाद 1572 में गुजरात के विद्रोह को दबाने के लिए उन्होंने रेगिस्तान की चिलचिलाती धूप में विद्रोही शेर खान फुलादी का मीलों तक पीछा किया।
ये वो दौर था जब मुगल साम्राज्य अभी भी अपनी जड़ें जमा रहा था और अकबर को ऐसे जनरल्स की जरूरत थी जो न केवल बहादुर हों बल्कि लॉयल भी रहें मुगल गद्दी के लिए। मान सिंह ने जल्दी ही साबित किया कि एक राजपूत न सिर्फ तलवार चलाना जानता है बल्कि वो मुगल दरबार की बेहद मुश्किल शतरंज की चालों को भी बखूबी समझता है। लेकिन मान सिंह के सामने अभी एक और बड़ा चैलेंज आना बाकी था, मेवाड़ के महाराणा के साथ उनका आमना सामना। यह आमना सामना हुआ था हल्दी घाटी के मैदान में। बैटल ऑफ हल्दी घाटी को हमने और आपने कई बार इमोशनल एंगल से बहुत देखा है, लेकिन इस बैटल से आप डिप्लोमेसी की एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर को भी समझ सकते हो। अकबर ने महाराणा प्रताप को युद्ध की बजाय समझौते के लिए मनाने के लिए 4 दूत मंडल भेजे थे। अकबर चाहता था कि जंग ना हो और राजपुताना में खून खराबा रुक जाए। 1572 में ऐसा ही एक दल गोगुंदा के किले में गया था जिसे खुद मान सिंह ने लीड किया था। वो प्रताप से गोगुंदा में मिले जहां दोनों के बीच बहुत गहरी बातचीत हुई। जेम्स टॉड ने अपनी किताब अनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में एक बहुत ही प्रसिद्ध किस्सा दर्ज किया है। वो बताते हैं कि प्रताप ने मान सिंह के साथ एक थाली में भोजन करने से मना कर दिया क्योंकि मान सिंह के परिवार ने मुगलों से वैवाहिक संबंध बनाए थे। हालांकि मॉडर्न हिस्टोरियन गोपीनाथ शर्मा और सतीश चंद्रा मानते हैं कि यह कहानी शायद बाद में गढ़ी गई होगी। असल में मान सिंह ने प्रताप को समझाने की पूरी कोशिश की कि वो मुगलों के अधीन आ जाएं, इससे मेवाड़ की तबाही रुक सकती है और वो दोनों मिलकर हिंदुस्तान को एक नई दिशा दे सकते हैं। लेकिन प्रताप को राज्य से ज़्यादा अपनी आज़ादी पसंद थी। मान सिंह के लिए ये मीटिंग एक प्रोफेशनल असाइनमेंट की तरह थी। लेकिन सोचिए क्या साइकोलॉजिकल दबाव रहा होगा मान सिंह पर, क्योंकि उनको अपने ही समाज के सबसे सम्मानित राजा के खिलाफ लड़ाई लड़नी थी। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी के तंग दर्रे में लड़ाई लड़ी गई। मुगलों की ओर से मान सिंह हरावल यानी फ्रंट लाइन और सेंटर की कमान संभाल रहे थे। एक तरफ मुगलों की 5 से 10 हजार की फौज थी जिसमें राजपूतों के साथ साथ मुगल और अफगान सैनिक भी शामिल थे। वहीं दूसरी तरफ महाराणा प्रताप के पास 3000 ऐसे योद्धा थे जो मरने मारने पर उतारू थे। जब युद्ध अपने पीक पर था तो ऐसा मौका भी आया जब शायद इस जंग की कहानी बदल जाती। प्रताप ने अपने घोड़े चेतक पर बैठकर मान सिंह के ऊपर भाला फेंका। मान सिंह अपने मर्दाना नाम के हाथी पर बैठे थे। वो इस वार को देखकर झुक गए और उनकी जान बच गई, लेकिन उनका महावत मारा गया। हालांकि युद्ध के बाद मुगलों ने गोगुंदा पर कब्जा कर लिया, लेकिन वो प्रताप को नहीं पकड़ पाए। जादूनाथ सरकार जैसे इतिहासकारों का तर्क है कि मान सिंह ने जानबूझकर प्रताप का पीछा करने में ढिलाई बरती थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि एक राजपूत राजा का अपमान हो या उसकी हत्या उनके हाथों हो। यही वजह है कि अकबर इसे अपूर्ण जीत मानते हैं और इतना नाराज हुए कि इन्होंने कुछ टाइम के लिए मान सिंह का दरबार में आना और उनका मनसब तक बैन कर दिया। लेकिन अकबर भी इस बैन को बहुत दिनों तक जारी नहीं रख पाए। अकबर को मान सिंह की काबिलियत पता थी। उनको पता था कि मान सिंह के बिना मुगल सल्तनत की बाउंड्री कभी भी सेफ नहीं रहेगी, खासकर वो इलाके जहां पर अभी भी कंडीशन बहुत खराब थी। इसीलिए अकबर ने जल्दी ही मान सिंह की सजा को खत्म कर दिया और उन्हें उस इलाके में भेजा जहां सरवाइव कर पाना बहुत मुश्किल था। उनको भेजा गया खैबर दर्रा और काबुल में। खैबर दर्रा और काबुल में मान सिंह उन कबीलों से लड़ रहे थे जिन्होंने कभी किसी की गुलामी एक्सेप्ट नहीं की थी। ये लड़ाके गुरिल्ला लड़ाई के एक्सपर्ट थे। करीब 1585 से 1587 तक मान सिंह ने यूसुफजई और अफरीदी कबीलों के दांत खट्टे कर दिए। इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको तो यहाँ से एक कहानी जुड़ी हुई है। पहले आमेर का झंडा सफ़ेद रंग का हुआ करता था, लेकिन जब मान सिंह ने काबुल के 5 बेहद खतरनाक विद्रोही गुटों को हराया तो उन्होंने इस झंडे को 5 रंगी बना दिया। ये 5 रंग झंडा आज भी जयपुर की शान है। राजस्थानी लोकगीतों में आज भी गौरव से गाया जाता है कि काबुल की औरतें आज भी अपने बच्चों को मान सिंह का नाम लेकर डराती हैं। लेकिन ये मान सिंह का बस पहला कदम था। काबुल को शांत करने के बाद मान सिंह को ईस्ट की जिम्मेदारी दी गई, यानी आज का बिहार, बंगाल और उड़ीसा। 1587 में जब उन्हें बिहार का सूबेदार बनाया गया तो उन्होंने वहां के एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल जमींदारों के विद्रोह को खत्म किया। यहाँ गिद्धौर के राजा पूरनमल, खड़गपुर के राजा और चेरो प्रमुख अनंत चेरो जैसे ताकतवर और लोकल जमींदारों को हराकर उन्हें मुगल्स के अंडर लाया गया। इसके बाद मान सिंह ने यहाँ राजा टोडरमल की जब्त प्रणाली और दहशाला बंदोबस्त को बिहार में प्रभावी ढंग से लागू किया। इससे न केवल रेवेन्यू की चोरी रुकी, बल्कि किसानों और राज्यों के बीच में एक ट्रांसपेरेंट रिलेशन एस्टेब्लिश हुआ। इन्होंने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से हटाकर राजमहल या अकबर नगर ट्रांसफर किया, जो स्ट्रेटेजिक लेवल पर ज़्यादा सेफ था।
इन्होंने रोहतासगढ़ किले को इतना मजबूत और बड़ा बनाया कि वो मुगल सत्ता का एक अभेद्य केंद्र बन गया। 28 मील के घेरे में फैले इस किले की प्राचीरों को इतना ऊंचा और मजबूत किया गया कि इसे भेदना असंभव हो गया। यहाँ से उन्होंने न केवल बिहार बल्कि बंगाल और उड़ीसा के अभियानों पर भी कंट्रोल रखा। किले के भीतर उन्होंने मान सिंह महल का निर्माण कराया, जो राजस्थानी और मुगल आर्किटेक्चर का एक बहुत ही अच्छा मेल है। लेकिन मान सिंह सिर्फ एक विजेता जनरल नहीं थे, बल्कि वो एक संस्कृति के रक्षक भी थे। इन्होंने सत्ता का उपयोग अपने धर्म के संरक्षण में भी किया। साल 1592 में उड़ीसा की जीत के दौरान उन्होंने अफगान शासक कतलू खान को हराया। लेकिन इस जीत से भी ज़्यादा बड़ी उनकी अचीवमेंट ये थी कि उन्होंने उस दौरान जगन्नाथपुरी मंदिर को भी बचाया। उन्होंने शर्त रखी कतलू खान के बेटों के सामने कि पुरी के मंदिर को मुगल खालसा यानी डायरेक्ट कंट्रोल में लेने की बजाय उसे खुर्दा के राजा रामचंद्र देव के संरक्षण में ही रहने दिया जाए। खुर्दा के राजा जगन्नाथ मंदिर के वंशानुगत संरक्षक होते थे। मंदिर का एडमिनिस्ट्रेशन, रीति रिवाज और उसकी सिक्योरिटी पूरी तरह से इनके अंडर आती थी। ये उस टाइम पर एक बहुत बड़ी बात थी दोस्तों, क्योंकि मुगल कानून के हिसाब से जीते हुए एरिया की संपत्ति पर सम्राट का हक होता था। लेकिन मान सिंह ने अकबर को मनाया कि पुरी की धार्मिक महत्ता को देखते हुए इसे स्थानीय हिंदू राजा के अधीन रखना ही एम्पायर के हित में होगा। उन्होंने खुद को जगन्नाथ के सेवक के रूप में पेश किया। इतिहासकार इस बात को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं कि मान सिंह ने मुगल सत्ता का एक अभेद्य ढाल की तरह इस्तेमाल किया ताकि हिंदू धर्म के बहुत पवित्र स्थलों को कोई आँच न आए। उन्होंने गया में महादेव मंदिर का निर्माण कराया और पटना के पास बैकुंठपुर में भव्य मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, जो आज भी भक्तों की आस्था का सेंटर है। क्या कोई गद्दार अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए मुगल खजाने और ताकत का इस तरह इस्तेमाल करेगा? इन सबके अलावा मान सिंह का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है वृंदावन का गोविंद देव जी मंदिर। यह मंदिर 1590 में बनवाया गया। 7 मंजिलों का यह मंदिर लाल बलुआ पत्थर से बना था। इसकी बनावट में राजस्थानी नक्काशी और मुगल मेहराबों का ऐसा संगम था जो पहले कभी देखा नहीं गया। अबुल फजल की आईने अकबरी की माने तो मान सिंह ने इसके लिए सम्राट से न केवल स्पेशल परमिशन ली, बल्कि बड़े पैमाने पर रिसोर्सेज भी जुटाए। जब अकबर ने दीन इलाही नामक नया धर्म चलाया तो कई दरबारियों ने सम्राट की खुशामद में उसे अपना लिया। लेकिन मान सिंह ने साफ और बेबाक शब्दों में इस धर्म को मानने से मना कर दिया। इतिहासकार अब्दुल कादिर बदाऊनी ने अपनी किताब मुंतखाब तवारीख में तारीफ की है इस बात को लेकर। उनके हिसाब से मान सिंह ने अकबर से कहा, हुजूर, अगर वफादारी की बात है तो मैं अपना सिर कटा सकता हूं और आपके लिए जान दे सकता हूं, लेकिन अगर धर्म की बात है तो मैं सिर्फ हिंदू हूं और हिंदू ही रहूंगा। ये साहस उस दौर में विरले ही किसी दरबारी के पास था, क्योंकि सम्राट का विरोध अक्सर मौत का वारंट हुआ करता था। हालांकि मान सिंह, जिन्होंने इस हद तक मुगल साम्राज्य और अपने धर्म के लिए काम किया, उनकी अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ सही नहीं रहा। साल 1599 में बंगाल के अभियान के दौरान उनके सबसे होनहार और प्रिय बेटे कुंवर जगत सिंह की अचानक मृत्यु हो गई। इस सदमे ने मान सिंह को अंदर से तोड़ दिया। कहाँ वो अपने बेटे को अगला उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे और कहाँ ऐसी विपदा उनके ऊपर आ गई। अपने बेटे की याद में उन्होंने आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया, जो आज भी आर्किटेक्चर का शानदार नमूना है। कहा जाता है कि इस मंदिर के गर्भगृह में जो श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित हुई है, वो वही मूर्ति है जिसकी पूजा कभी मेवाड़ के चित्तौड़गढ़ में मीराबाई करती थी। मान सिंह ने न केवल उस मूर्ति को युद्ध के दौर में सेफ रखा, बल्कि उसे एक ऐसा पवित्र स्थान दिया जहां उसकी गरिमा और पूजा परंपरा बनी रही। राजा मान सिंह के बारे में कहा जाता है कि उनकी 20 से ज़्यादा रानियां थीं, लेकिन उनकी पूरी लाइफ जंग के मैदान में और एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने में ही बीत गई। साल 1605 में जब अकबर की मृत्यु हुई तो मान सिंह के लिए चैलेंज और भी बढ़ गया। अकबर मान सिंह को अपना फर्जंद यानी बेटा मानते थे। इन दोनों के बीच का रिश्ता पिता और पुत्र के जैसा ही था, लेकिन जहांगीर के साथ मान सिंह के संबंध अच्छे नहीं थे। अकबर को सपोर्ट करते हुए मान सिंह चाहते थे कि उनके पोते खुसरो मिर्जा मुगल सत्ता संभालें। आपको बता दूं कि खुसरो मान सिंह के सगे भांजे थे और काफ़ी काबिल भी थे। वहीं जहांगीर की शराब की लत थी और अनस्टेबल बिहेवियर था, जो साम्राज्य के लिए अच्छा नहीं था। हालांकि इस संघर्ष में जीत जहांगीर की होती है और खुसरो की जगह जहांगीर बादशाह बन जाते हैं। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुज़के जहांगीरी में मान सिंह की वफादारी पर बार बार शक किया है। उन्होंने उन्हें पुराना भेड़िया तक कहा, लेकिन इसके बावजूद जहांगीर को मान सिंह के कद और राजपूतों पर उनकी अच्छी पकड़ के बारे में अच्छे से पता था। जहांगीर ने सत्ता संभालने के बाद अकबर और खुसरो के सपोर्टर्स को रास्ते से हटा दिया, लेकिन मान सिंह की 12,000 की राजपूत सेना इतनी वफादार थी कि जहांगीर ने उन्हें मृत्युदंड या कैद करने की बजाय सम्मानजनक दूरी देना बेहतर रखा।
वो जानते थे कि सीधे तौर पर मान सिंह को हटाया नहीं जा सकता, इसीलिए इन्होंने मान सिंह को दक्कन के अभियान पर भेज दिया। जहांगीर ने उन्हें साल 1611 में भेजा। दक्कन उस समय मुगल सेनापतियों के लिए कब्रगाह माना जाता था। वहां का गुरिल्ला युद्ध और मलिक अंबर जैसे लोगों की रणनीति ने मुगलों को थका दिया था। इस टाइम पर मान सिंह की उम्र 60 साल हो गई थी। दक्कन की गर्मी और मलेरिया जैसी बीमारियों ने मुगल फौज के मनोबल को तोड़ दिया था, लेकिन मान सिंह ने हार नहीं मानी। हालांकि सब कुछ उनके फेवर में भी नहीं था। इतिहासकार आर.एन. प्रसाद कहते हैं कि मान सिंह को जानबूझकर ऐसे मोर्चे पर रखा गया जहां सप्लाई की कमी थी और जहांगीर के दूसरे सेनापति जैसे खाने खाना उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। इन कंडीशंस के बीच मान सिंह ने अपने जीवन के आखिरी 3 साल दक्कन की धूल और संघर्ष में बिताए। 6 जुलाई 1614 को महाराष्ट्र के एलीचपुर में मान सिंह ने अपनी आखिरी सांस ली। उनकी डेथ के साथ ही मुगल राजपूत सहयोग का वो गोल्डन पीरियड भी धीरे धीरे खत्म होने लगा। अब सवाल आता है कि क्या मान सिंह का रास्ता गलत था? क्या वो सचमुच गद्दार थे? अगर हम आज के मॉडर्न और नेशनलिस्ट फ्रेम में देखें तो महाराणा प्रताप का सीधा रेजिस्टेंस ज्यादा इंस्पिरेशनल और वीर गाथा की महान स्टोरी लगेगी, जो कि नो डाउट है भी। लेकिन इसी जगह मान सिंह की स्टोरी अपने आप में एक यूनिक पर्सनैलिटी है। मेरे हिसाब से मान सिंह ने जो किया वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और एक दूरदर्शी डिप्लोमेसी का शानदार एग्जाम्पल था। उनकी बदौलत आमेर की एक छोटी सी गुमनाम रियासत हिंदुस्तान की सबसे इम्पैक्टफुल और समृद्ध रियासत बन गई। ये उनका टैलेंट था कि आमेर का खजाना भरा रहा और आने वाली पीढ़ियों में मिर्जा राजा जयसिंह, सवाई जयसिंह जैसे विद्वान और दिग्गज पैदा हुए, जिन्होंने खगोल विज्ञान में योगदान दिया, जयपुर जैसा मॉडर्न और प्लैंड शहर बसाया। मान सिंह की कहानी हमें एक बात जरूर सिखाती है, देश और धर्म की सेवा सिर्फ मैदान जंग में तलवार चलाने से नहीं होती। कभी कभी सत्ता के पावर सेंटर में बैठकर साइलेंट रक्षक बनना ज्यादा बड़ा चैलेंज होता है। मान सिंह ने वही किया। इन्होंने मुगल एम्पायर को एक इंडियन फेस दिया और उस दौर में जब कट्टरता चरम पर थी, उन्होंने वृंदावन से लेकर गया तक के मंदिरों और घाटों का ऐसा जाल बिछाया कि हमारी संस्कृति बची रही। लोग अक्सर उन्हें सिर्फ एक मुगल जनरल मानकर जज करते हैं, पर असल में वो एक मास्टर पॉलिटिशियन और कला के कदरदान थे। उन्होंने मुश्किल हालात में ऐसे समझौते किए ताकि हमारी आस्था की मशाल बुझने ना पाए। तो दोस्तों, ये थी कहानी मान सिंह की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और इस इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।